चैप्टर 99। उस जान से मार दू ओजस्वी को लेकर वो गुंडे एक सुनसान सी जगह पर जाते हैं और वहां एक कमरे में लेकर उससे जाते हैं और चेयर पर बैठा कर बांध देते हैं। ओजस्वी को अभी भी होश नहीं आया था, वो बेहोश पड़ी हुई थी। तभी उनमें से एक आदमी पानी से भरा ग्लास लाता है और ओजस्वी के मुंह पर फेंक कर मरता है। ओजस्वी थोड़ा बहुत होश में आती है और अपनी आंखें खोलकर आसपास की चीजों को देखने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, हे लड़की उठ जा, बहुत देर से आराम कर रही है तू। ओजस्वी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके सर में बहुत ही तेजी से दर्द हो रहा होता है और कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है और उसके सामने ये लोग हैं कौन। ओजस्वी अपने सर पर हाथ लगाने की कोशिश करती है कि उसे एहसास होता है कि उसके हाथ तो बंधे हुए हैं। और फिर वो बहुत जबरदस्ती करके अपनी आंखें खोलती है और आसपास की चीजों को देखती है। उन लोगों को देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। जब वो खुद को देखती है तो पाती है कि पूरी तरह से एक चेयर में बंधी हुई है। ओजस्वी एकदम से हैरान होते हुए बोलती है, तुम लोग कौन हो और मुझे इस तरह बांधकर क्यों रखा है? जाने दो मुझे यहाँ से, मैंने क्या बिगड़ा है? तुम्हारा हो कौन आखिर तुम लोग? इस बात पर यह सामने वाला लड़का बोलता है कि ये लड़की, ज्यादा जुबान खोलने की जरूरत नहीं है, हम जितना पूछते हैं उतना ही बताओ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम अपना कॉलेज छोड़ने का कितना पैसा लोगी? तुम्हें मुंहमांगी कीमत दी जाएगी, लेकिन वो कॉलेज छोड़ दो। एक लड़का उसके पास आते हुए बोलता है, नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं, जब तक ओमकार भैया हमें फोन करके नहीं कह देते कि तुम्हें छोड़ दूं तब तक हम नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना, और लेकिन उस लड़की को इतना तंग कर दो कि वो कॉलेज छोड़कर चली जाए। ये बात सुनकर ओजस्वी को यकीन नहीं होता कि ओमकार यह सब कुछ करा रहा है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि ओमकार का नाम लेकर कोई और उसे निशाना बना रहा है। मुझे भी हैरान होकर उन लोगों को देखने लगती है और फिर बोलती है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ओमकार ऐसा कभी नहीं कर सकता है, उसे जो करना है वह मेरे सामने आकर करता है, इस तरह पीठ पीछे वार करना उसकी आदत नहीं। तुम लोग उसका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ तुम्हारी चाल को। ओजस्वी के मुंह से यह बात सुनने के बाद वो चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और फिर उनमें से एक आदमी थोड़ा सा बगल होते हुए रेनिका को फोन लगाता है। थोड़ी देर घर जाने के बाद वो फोन उठाती है और बोलती है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, उसे होश आया या नहीं? उसकी इस बात पर वो लड़का बहुत ही धीरे से रेणुका को बताता है कि मैडम आपने जैसा कहा था हमने ओमकार का नाम तो लिया, लेकिन वो लड़की यकीन करने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे पहले से ही किसी और पर शक है, इसी वजह से वो बोल रही है कि ओमकार ऐसा नहीं कर सकता है। उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि उसे भरोसा दिलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मुझे लगा कि एक बार आपसे बात कर लेना जरूरी है। रेनिका इस बात पर काफी गुस्सा होते हुए बोलती है, पिछले दिनों जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके बाद भी वो ओमकार पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है? जो कुछ भी हो मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं, पूरी कोशिश करो उसे यकीन दिलाने की यह सब कुछ ओमकार का ही किया धरा है, और अगर तुम्हें लगता है कि उसे मेरे ऊपर शक है तो उसे खत्म कर दो। ये बात सुनकर तो वो लड़का भी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, मैडम बात तो आपकी सही है, लेकिन हम इतनी आसानी से किसी की जान नहीं लिख सकते हैं, हम तो बस ऐसे ही डराने धमकाने और हाथ पैर तोड़ने तक की सुपारी लेते हैं, और आप कह रही हैं कि एक कत्ल कर दे, यह कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। रेनिका इस बात पर तुरंत बोलती है, मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, ठीक है तुम्हारी रकम 4 गुना कर दी जाएगी, लेकिन एक बात याद रखो, अगर उसको मुझ पर जरा भी शक है तो वो लड़की वहां से जिंदा निकलने नहीं चाहिए। पैसे की बात सुनने के बाद वो लड़का तुरंत तैयार हो जाता है और उसके बाद फोन कट करके अपनी पॉकेट में रख लेता है और ओजस्वी के सामने आ जाता है और दोबारा से बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, बॉस ने कहा है कि उसे किसी चीज का यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो यकीन नहीं कर रही है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसे किसी न किसी तरह से टॉर्चर करते रहो। पिछले दिनों उसने जो कुछ भी किया है उनके साथ उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। ओजस्वी गुस्से में चीखते हुए बोलती है, बकवास बंद करो और मेरा हाथ खोलो, कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी, वरना देख लेना तुम्हारा क्या होगा। छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। तुम्हें अंदाजा भी है ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आखिर मैंने तुम्हारा बिगड़ा ही क्या है? जाने दो मुझे, यहाँ से दम घुट रहा है मेरा यहाँ। इधर रमन थोड़ी देर में हॉस्टल पहुंचता है और अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाने की जगह सीधे छोड़ देता है। बाइक नीचे गिर जाती है और वो बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए हॉस्टल में दाखिल होता है और सीधे ओमकार के रूम में जाता है। ओमकार आराम से अपने बेड पर बैठा होता है, उसके दोस्त भी अपने में ही बिजी होते हैं। तभी रमन बहुत ही तेजी से उसका दरवाजा खुलता है। इतनी तेज दरवाजा ओपन होने पर सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। ओमकार रमन को देखने के बाद अपने पैर नीचे करता है और बहुत ही शांति के साथ उठकर बैठ जाता है और रमन की तरफ देखने लगता है। रमन तुरंत ओमकार के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, ओजस्वी कहाँ है, बताओ मुझे। रमन की बात सुनकर तो उनका भी हैरान रह जाता है, लेकिन वो रमन का हाथ अपनी कॉलर से हटाते हुए बोलता है, वैसे तो 24 घंटे तुम उसके आसपास रहते हो, फिर अचानक से तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? जाहिर सी बात है वो हॉस्टल गई होगी, अपने रूम पर होगी। रमन दोबारा काफी गुस्से में आते हुए ओमकार से बोलता है, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, इस तरह अनजान ना बनो, बताओ मुझे भी कहा है, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। इसका साफ मतलब है कि तुमने यह उसे गायब करवाया है, क्योंकि कॉलेज में और किसी में इतनी औकात नहीं कि जिसके आसपास मैं हूं कोई उसे हाथ भी लगा दे।
ओजस्वी कहीं मिल नहीं रही है, गायब हो गई है। ये बात सुनकर ओंकार के तू जैसे होश उड़ जाते हैं, वह भी काफी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा खुद को दिलासा देते हुए रमन से बोलता है, बेवकूफ हो तुम, परेशान कर दिया होगा तुम लोगों ने उसे, यहीं कहीं आसपास होगी, थोड़ी देर में मिल जाएगी। वैसे भी उसे कुछ नहीं हो सकता है, उसे नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। रमन इस बात पर और ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, बस इसीलिए तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि आपकी ओजस्वी है कहाँ, तुम्हारे अलावा उसे कोई और नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता है। अब मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो और अपना मुंह खोलो, बताओ मुझे कहाँ रखा है तुमने उसे। इतना बोलते हुए रमन दोबारा से ओंकार की कॉलर पकड़ लेता है। इस बार ओंकार रमन को पीछे की तरफ धक्का मारते हुए बोलता है, तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी को गायब कर आना या किसी के पीठ पीछे वार करना यह मेरा स्टाइल नहीं है, ये तुम्हारा स्टाइल है, क्योंकि धोखेबाज तो तुम हो। मुझे ओजस्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे गायब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सामने से जाकर उसे परेशान कर सकता हूं, यह मेरा हक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह कहीं नहीं है, यही कहीं आसपास है, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करो, मिल जाएगी। ओंकार की बातें सुनकर रमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह दोबारा से बोलता है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि वह कब वापस आएगी, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुमने उसे गायब कराया है। अब ओमकार को भी रमन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका कलर पकड़ लेता है और दोबारा से बोलता है, एक बार बोलने पर समझ नहीं आ रहा तुमने, मैंने कहा ना उसे कुछ नहीं हुआ है, वो यहीं कहीं आसपास है और मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं किया है और ना ही कोई कुछ कर सकता है, ये भी मैं बोल रहा हूँ, तो तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह है उससे दूर रहने की, समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? रमन इस बात पर 2 कदम पीछे लेते हुए बोलता है, देखो ओंकार, अगर यह मजाक है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मेरे साथ साथ उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा परेशान है, हमने उसे हर उस जगह ढूंढा जहाँ वह जा सकती है, वह कॉलेज में भी कहीं नहीं है और हॉस्टल भी नहीं पूछी, पूरे रास्ते में भी कहीं नहीं नजर आई है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो एक बात याद रखना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। इतना बोलने के बाद रमन ओमकार को गुस्से से देखता है और फिर आसपास खड़े उसको दोस्तों को देखता है और रूम से बाहर निकल जाता है। ओंकार वही हैरान खड़ा रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ओजस्वी आखिर चली कहाँ गई और वह भी तुरंत अपना फोन निकालता है और ओजस्वी को कॉल करने लगता है। लकी ओमकार को परेशान देखकर बोलता है, भाई क्या चल रहा है ये सब कुछ, अगर तुमने नहीं कराया है तो ओजस्वी जा कहाँ सकती है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ राजवीर ने करवाया हो, बेचारी पहले से ही कितना परेशान है। लकी के मुंह से इतनी बात निकलते ही ओमकार उसे काफी गुस्से से देखता है और वो एकदम से खामोश होकर दूसरी तरफ देखने लगता है। ओंकार रूम से बाहर निकलते हुए अपने दोस्तों को बोलता है, विनायक सेकेंडरी की है, उसे ढूंढो, पता लगाओ कि कहाँ है, उसका फोन नंबर मेरे पास है, मैं तुम लोगों को सेंड कर रहा हूँ और अगर कॉल करते रहो और अगर ना मिले तो उसका लोकेशन ट्रैक करो और पता करो कि कहाँ से हो रहा है। इतना बोलते हुए बहुत ही स्पीड में ओमकार अपने रूम से बाहर निकल जाता है और रमन की ओजस्वी को ढूंढने के लिए अपनी बाइक लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है। इधर वह गुंडे काफी कोशिश करते हैं ओजस्वी को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए, हम ओजस्वी के दिमाग में यह बात बैठने लगी थी कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं, ओमकार ने ही यह सब कुछ कराया है, क्योंकि और तो कोई ऐसा नहीं है जो उसे इस तरह नुकसान पहुंचाना चाहेगा। लेकिन फिर भी ओजस्वी अपनी मन सोचती है, ना जाने क्यों दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि ओमकार यह सब कुछ करवा सकता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब कुछ मुझे फ्रॉड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा इसके पीछे है जो ओमकार को फंसाना चाहता है। इधर उन लोगों को पता चल चुका था कि ओजस्वी को किसी और पर शक है, लेकिन वो लोग उससे ये पूछना नहीं चाहते थे कि उसे किस पर शक है। अब उनके पास रेणुका की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। अरुण ने ओजस्वी को एकदम से खत्म करने की बात आपस में शेयर की और उसकी तैयारी करने लगे। इधर ओंकार, रमन और उसके दोस्त ओजस्वी के दोस्तों के साथ मिलकर ओजस्वी को ढूंढ रहे होते हैं, हर तरफ उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा होता है। उसकी इस तरह अचानक गायब हो जाने से सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर, क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड, क्या ओजस्वी की जान बचा पाएंगे ओमकार और रमन? जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 100, ओजस्वी की इज्जत खतरे में। ओमकार ओजस्वी को ढूंढते हुए सड़कों पर इधर उधर भटकने लगता है। अब धीरे धीरे शाम हो चली थी और लेकिन अभी तक ओजस्वी तो कोई भी पता नहीं चला था। ओमकार काफी बेचैन होता है, ना चाहते हुए भी अपने पापा से फोन निकालता है और रमन को फोन लगाता है। रमन जो पहले से ओजस्वी को लेकर इतना परेशान होता है, ओमकार फोन देखकर एक पल के लिए उसे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर फोन उठाता है और बोलता है, तूने मुझे फोन क्यों किया है? ओमकारेश्वर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपनी गर्दन पर हाथ लगाता है और बोलता है, वो क्या ओजस्वी का कोई पता चला? मेरा मतलब उससे कोई कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? रमन इस बात पर काफी गुस्से में तुम जवाब देता है, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम मेरे पास कॉल करके उसकी फिक्र बताओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर से इल्जाम हटा लूंगा कि तुमने ही उसे गायब करवाया है?
अगर तुम ऐसा कुछ भी सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी हो। ओजस्वी को तो मैं हर हाल में ढूंढ निकाल लूंगा, और अगर एक बार गलती से भी उसने कह दिया कि इसके पीछे तुम्हारा कोई भी हाथ था तो याद रखना, दिल्ली में या तो तुम रहोगे या मैं। रमन की इस बात का ओमकार कोई भी जवाब दे पाता कि उसके पहले ही रमन गुस्से में फोन काट देता है और अपने पॉकेट में रख लेता है। हालांकि ओमकार रमन के ऊपर फोकस करने से जरूरी इस बात पर फोकस करना समझता है कि अभी तक ओजस्वी का कोई पता नहीं चला है, और ये सोचकर ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं कि ओजस्वी जाने कहाँ है और किस हाल में है। ओमकार तुरंत अपने पॉकेट से दोबारा फूल निकालता है और किसी के पास कॉल करते हुए बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, उसकी लोकेशन चाहिए मुझे, जितनी जल्दी हो सकता है करो, मुझे अभी तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। इस बात पर वो शख्स तुरंत जवाब देता है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुरंत लोकेशन निकालकर आपके पास सेंड करता हूँ, आप मुझे नंबर भेजें। इतना बोलने के बाद वो शख्स फोन रख देता है और ओमकार तुरंत उसे नंबर सेंड कर देता है ओजस्वी का। ओजस्वी गायब हो गई है, ये बात धीरे धीरे बॉयज हॉस्टल में फैलने लगती है। सब एक दूसरे से उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि अचानक से वो कहाँ जा सकती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं थे कि शायद उसके पीछे ओमकार का हाथ हो, वही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था, उसने ही उसे गायब करवाया होगा। लेकिन आखिर ओमकार ऐसा कर भी कैसे सकता है? आज से पहले भी बहुत सारे लोगों को गुस्सा करता था, लेकिन ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया उसने। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे आपस में। थोड़ी ही देर में राजवीर का हैंगओवर उतरता है तो उसे भी यह खबर मिलती है कि ओजस्वी कहीं गायब हो गई है। ये सुनकर तो राजवीर भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर अचानक इस तरह को कहाँ जा सकती है, वह भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। राजवीर बहुत ही तेजी से हॉस्टल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है कि तभी चलते चलते अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और उसके दिमाग में एक नाम आता है, रेनिका। और वह सोचने लगता है कि कहीं ये सब कुछ उसी ने तो नहीं कर पाया है। अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं है? उसके अलावा आखिर है ही कौन जो ओजस्वी भी के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकता है? राजवीर काफी गुस्सा होते हुए खुद से बात करते हुए बोलता है, अगर इस बार इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। मेरे मना करने के बाद भी तुमने मेरी वजह से भी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इतना बोलने के बाद राजवीर दोबारा से जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और हॉस्टल से बाहर ओजस्वी के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाता है। इधर ओमकार वहीं रोड पर खड़ा होकर जगह जगह फोन लगाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि ओजस्वी का कुछ पता चला या नहीं, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब होता है, नहीं, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। जैसे तैसे वक्त बीतता जाता है और थोड़ी ही देर में हूँ घर के पास एक कॉल आती है और एक शख्स लोकेशन चेक करके ओमकार से बताता है कि आपने जो नंबर दिया था उसका लोकेशन पता चल चुका है। उसका लोकेशन पास का एक फार्म हाउस दिखा रहा है जो मिस्टर ओब्रॉय का है, लेकिन खाली पड़ा है, वहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं है। इतना सुनने के बाद हम कर तुरंत फोन कट कर देता है और रमन के पास मैसेज करता है, मैंने तुम्हें एक लोकेशन सेंड किया है, मैं वही जा रहा हूँ। ओजस्वी के फोन का लोकेशन वही दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि वही होगी, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। ओमकार का मैसेज पढ़ने के बाद रमन एक मिनट के लिए तो सोचता है कि उसकी बात पर भरोसा ना करो, लेकिन फिर वह दौड़ते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करता है और ओमकार के भेजे गए लोकेशन की तरफ निकल जाता है। इधर राजवीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए, मुझे सुकून ढूंढने के लिए इसके पहले कि ओमकार या रमन में से कोई उसके पास पहुंच जाए। लेकिन उससे पहले उसके दिमाग में एक बात आती है कि सबसे पहले उसे रेनिका से कांटेक्ट करना चाहिए, और वह अपनी पॉकेट से फोन निकालकर तुरंत रेनिका के पास कॉल लगाता है। बेल जाने पर है रेनिका उसकी कॉल दो बार एक बार इग्नोर कर देती है, लेकिन राजवीर उसे बार बार कॉल पर कॉल किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद तंग आकर रेनिका फोन उठाते हुए बोलती है, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी नींद पूरी हो गई ना तुम्हारी? आप मेरे पास कॉल क्यों कर रहे हैं? मुझे जो करना था वह कर चुकी हूँ, मुझे तुमसे किसी चीज की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे समझ क्या रखा है, बताओ मुझे। राजवीर उसकी इस बात पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बहुत ही आराम से बोलता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे ये बताओ कि ओजस्वी कहाँ है और क्या किया तुमने उसके साथ, वह ठीक तो है ना? रेनिका राजवीर के सवाल पर पहले तो मुस्कुराती है और फिर बोलती है, मैंने तो तुम्हें कल ही कह दिया था कि अब मैं तुम्हारे पास कोई कॉल या मैसेज नहीं करूंगी, अगर तुमने कल कोई भी कदम नहीं उठाया तो फिर जो कुछ करना है मैं खुद ही कर लूंगी, और तुम कदम उठाना तो दूर कॉलेज में ही नहीं नजर आए। मैंने पता लगाया तुम्हारा उसे अपने रूम में सुन रहे थे, मुझे लगा तुम्हें सोने देना चाहिए, तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं होगा ना, इसी वजह से मैंने अपना काम खुद ही कर लिया, अब फोन रखो और मुझे परेशान करना बंद करो। रेणुका किस बात पर राजवीर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहोगे वही करोगी? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ओजस्वी कोई भी करो चाहिए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को हल्के में नहीं की, इसलिए जो कुछ जहां जैसे है वही रूम, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दो। अगर मेरी ओजस्वी को एक जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानती हो। रेणुका इस बात पर जोर से हंसते हुए बोलती है, ओह
तो वह तुम्हारी ओजस्वी है, मैं तो भूल ही गई थी कि वह तुम्हारी है, नहीं तो मैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत रहम कर दी थी, पर जो भी हो अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने भी बहुत देर कर दी है अपनी नींद पूरी करने के चक्कर में। जो कुछ होना था मेरे ख्याल से हो चुका होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो। राजवीर इस बात पर गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और फिर खुद को थोड़ा सा शांत कराते हुए बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जैसा कहोगी जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं ओजस्वी और ओमकार को एक दूसरे से अलग कर दूंगा, यहाँ तक कि हम भी उसके आसपास नजर नहीं आएगा। प्लीज प्लीज इस बार मेरा यकीन करो, मैंने थोड़ी सी ज्यादा पी ली थी और कब मैं बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। यही बात को समझो और मुझे बताओ कि ओजस्वी कहाँ है, ये बचपना छोड़ दो प्लीज। रेनिका राजवीर की बातों को एकदम से इग्नोर करते हुए बनती है, बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, तुम्हारा टाइम अब खत्म होता है, मैं फोन रख रही हूँ, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा फोन रिसीव नहीं करूंगी, तो बेहतर होगा कि कोई और काम करो, मेरे आसपास भी नजर नहीं आ जाना मुझे। इतना बोलने के बाद रेनिका फोन रख देती है, लेकिन राजवीर उधर से हेलो हेलो करता रह जाता है। रेनिक उसे कोई जवाब नहीं देती। राजवीर गुस्से में आकर अपना फोन नीचे सड़क पर पटक देता है और अपनी बालों में हाथ लगाते हुए बोलता है, रेनिका रेनिका रेणुका, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ओजस्वी को लेकर मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी कीमत तो अदा करनी होगी। तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी में नर्क से भी बदतर बना दूंगा। इतना बोलने के बाद राजवीर बहुत ही गुस्से में गर्ल्स हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। इधर वह गुंडे ओजस्वी को टॉर्चर कर रहे होते हैं और उन्होंने ओजस्वी को जान से मार देने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उनमें से एक लड़का बोलता है अपने बॉस से, बॉस अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूं। इस बात पर वह तीनों चारों गुंडे उसकी तरफ देखने लगती हैं तो वह थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, बॉस आइटम तो बहुत अच्छा है, अगर आप इसे जान से मारना ही चाहते हैं तो क्यों ना हम पहले इसके पूरे मजे ले उसके बाद ऐसी मारे, मेरा मतलब मरना तो ऐसे वैसे भी है। गुंडे की इस बात पर उसका बॉस उसे एक थप्पड़ खींचकर मारता है और फिर बोलता है, इतना अच्छा आइडिया अभी तुझे आया, पहले क्यों नहीं बोला तूने, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आया था ये, लेकिन सही कह रहा है तू, वरना तो ऐसे वैसे भी है तो इसके मजे जरूर लिए जाएंगे। उन लोगों की बातें सुनकर ओजस्वी बोलती है, खबरदार मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जाने दो मुझे यहाँ से छोड़ो, देख लेना बहुत जल्दी तुम लोग सलाखों के पीछे होंगे, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ओजस्वी बार बार यही बातें दोहरा रही होती है। तभी उनमें से गुंडा बोलता है, एक काम करो, इसी आवाज बहुत ही ज्यादा तंग कर रही है, सबसे पहले इसका मुंह बांध दो और हाँ, इसके हाथ पैर और अच्छी तरीके से कसकर बांध देना। बोलो ओजस्वी को और अच्छी तरीके से कसकर बांध लेती हैं और उसका वह भी बंद कर देते हैं। इधर ओनकर अपनी बाइक लेकर उस लोकेशन को ढूंढ रहा होता है, रास्ता काफी अजीब होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जहां कहीं भी जाता ऐसा लगता कि रास्ता यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ी आगे और जाने पर पता चलता है कि आगे भी रास्ता है। इधर में डिसाइड होने लगता है कि सबसे पहले ओजस्वी के पास कौन जाएगा। तभी उनका बॉस बोलता है, इसमें इतना सोचने विचारने जैसी कोई बात नहीं है, बॉस तो मैं हूं, तो मैं ही सबसे आगे रहूंगा, मेरे बाद एक एक करके तुमने जाना। इतना बोलने के बाद उसका बस ओजस्वी की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ओजस्वी अपने हाथ पैर पटकने लगती है और मुंह से काफी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह पर तो पट्टी लगी हुई होती है और वह कुछ भी बोलने के लायक नहीं होती है। ओजस्वी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, अब उससे नहीं सारी उम्मीद छोड़ दी थी, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, उसकी मौत इतनी बुरी तरीके से लिखी हुई थी, पता नहीं कि गुनाह की सजा से दी जा रही है। वह वही फूट फूट कर रोने लगती है और उसका बॉस एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। खैर क्या होने वाला था अगले एपिसोड में, क्या ओजस्वी सच में किसी मुसीबत में पड़ने वाली थी या ओंकार उसे आकर बचा लेगा? अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड जाने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों।